Bismillahirrahmanirrahim. Math 327 Functional Analysis. I am Dr. Talat Nazir. Now it's the lecture number 5 we have. इसमें हम आज के लेसन में आइसोमेट्रिक मैपिंग को और आइसोमेट्रिक स्पेसेस को डिस्कस करेंगे कि कब हम कहते हैं कि कोई मैप जो है वो आइसोमेट्रिक होती है और कब दो स्पेसेस जो हैं वो आपस में जो हैं वो आइसोमेट्रिक होती हैं। आइसोमेट्रिक का मतलब सिमिलैरिटी से बेस्ड करता है। सिमिलैरिटी का यानी कि दो चीजें आप कब कहते हैं दो सेट्स जो है ना वो बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल सेम एज इट इज हों, बल्कि उनके दरमियान कोई ऐसा रिलेशन एग्जिस्ट करे जो हमें ये कहने पे मजबूर कर दे कि जो आप काम इस स्पेस में कर सकते हैं वही काम आप इस स्पेस में भी कर सकते हैं, यानी कि उनके दरमियान एक रिलेशनशिप हो, एक ऑर्डरिंग प्रिजर्विंग वे हो, एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करे। तो आज का लेक्चर हमारा जो है ना थोड़ा सा इनकम्प्लीट स्पेसेस को हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम उनको ना यूटिलाइज कर सकते हैं कि हम उनको कंप्लीट स्पेस बना सकते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट स्पेस को देखा और इम्पोर्टेंस देखी कंप्लीट स्पेसेस की कि कंप्लीट स्पेसेस कितनी इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे हमारे सॉल्यूशंस जो हैं वो कंप्लीट स्पेसेस की बदौलत हम ऑब्टेन कर पाते हैं, यानी कि आपके पास एक स्पेस है वो अगर कंप्लीट है तो अगर आप कोई भी एडिटिव प्रोसेस डिफाइन करें तो वो उसके अंदर ही उसका सोल्यूशन कन्वर्ज करेगा। तो हमारे पास हमें जरूरी ये होता है कि जो सोल्यूशन आपका का जो है वो उसके अंदर अगर मौजूद है तो आपका इटरेटिव प्रोसेस लाजमी इसको वहां से ट्रेस कर लेगा और हम सोल्यूशन जो है उस प्रॉब्लम का अटेन कर सकते हैं विच हैव सम इन्वॉल्विंग सम फंक्शन, कि हम कोई फंक्शन इन्वॉल्व करके अगर कोई इटरेटिव प्रोसेस डिफाइन कर सकते हैं तो वो हमारा जो कन्वर्जेंस है उस सोल्यूशन की तरफ, कैसे हम इस चीज को देख पाते हैं कि हमारी स्पेस कंप्लीट है, हमारे पास सफिशिएंट कंडीशंस मौजूद हैं कि हम अपना वो पॉइंट जो है ट्रेस आउट कर लेते हैं। बहुत दफा ऐसा होता है कि हमारा जो सोल्यूशन होता है वो स्पेस के अंदर मौजूद ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक ओपन सेट है 0-1 ओपन सेट, आप एक सीक्वेंस इसमें डिफाइन कर लेते हैं 1/n और आपका सोल्यूशन जो है वो 0 है, तो 1/n जो है वो सोल्यूशन को कन्वर्ज करता है अपने प्रोसेस को कि किस पॉइंट को वो कन्वर्ज कर रहा है, वो पॉइंट तो आपके पास 0 आ जाता है, लेकिन 0 ओपन सेट में वो पॉइंट 0 मौजूद ही नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है आपकी स्पेस यहाँ पे इनकम्प्लीट है, आप जो है अपना सोल्यूशन जो है इससे अटेन नहीं कर सकते। तो जरूरी ये होता है कि हम ऐसी स्पेसेस की तरफ रुझान बढ़ाएं जो कंप्लीट होती हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी आ जाती है कि कौन सी हमारी स्पेसेस जो हैं वो इनकम्प्लीट हैं और किस तरह से हम अपनी इनकम्प्लीट स्पेसेस को कंप्लीटनेस बना सकते हैं, कि इज देयर सम कंडीशन, इज देयर सम सफिशिएंट कंडीशंस दैट मेक्स आवर दिस इनकम्प्लीट स्पेस टू ए कंप्लीट स्पेस। उसके लिए हमारे पास आज कुछ हम मेथड्स देखेंगे, क्या हमारे पास कुछ इस तरह के रिजल्ट्स हैं। तो उसमें आइसोमेट्रिक मैपिंग और आइसोमेट्रिक स्पेसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर हम आउटलाइंस देखें आज के लेक्चर की तो हम सबसे पहले कंप्लीशन ऑफ मेट्रिक स्पेस को डिस्कस करेंगे। कंप्लीटेशन में हम देखेंगे कि कब हमारी स्पेस कंप्लीट होती है, कब इनकम्प्लीट को भी हम कंप्लीट स्पेस के फॉर्म में जो है वो स्टडी कर सकते हैं, कब बना सकते हैं, और फिर हम आइसोमेट्रिक मैपिंग्स और आइसोमेट्रिक स्पेसेस को डिस्कस करेंगे और उसके साथ फिर हम कुछ प्रॉब्लम देखेंगे कि सजेस्टेड प्रॉब्लम्स कि हाउ वी कैन परफॉर्म सम ऑपरेशंस टू ऑब्टेन द सॉल्यूशंस फॉर सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। इसमें हम सबसे पहले आगाज करते हैं कंप्लीटेशन ऑफ मेट्रिक स्पेसेस का। अब हमारे पास बहुत सारी स्पेस कंप्लीट हैं, जिस तरह के R कंप्लीट है, Rn कंप्लीट है, C स्पेस ऑफ कंटिन्यूस स्पेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंप्लीट है, कंटिन्यूस फंक्शंस की क्लास डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी वो कंप्लीट है अंडर सर्टेन मीट्रिक ऑफ मैक्स, ठीक है। इस तरह हमारे पास LP स्पेस जो है वो कंप्लीट है, L इंफिनिटी स्पेस कंप्लीट है। इसके साथ ही साथ हमने कुछ एग्जांपल्स देखी हैं उन स्पेसेस की जो कंप्लीट नहीं हैं। मिसाल के तौर पर वेरी ट्रिवियल एग्जांपल कि आपके पास द सेट Q या स्पेस Q, रैशनल लाइन Q को हम देखें इज नॉट कंप्लीट। ये क्यों कंप्लीट नहीं है? क्योंकि आपके पास अगर आप कोई भी रैशनल नंबर का सीक्वेंस लें जो कि कॉची है तो जरूरी नहीं है कि वो सेट रैशनल नंबर को ही कन्वर्ज करे।
हमारे पास बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं जो रैशनल नंबर के होंगे लेकिन सेट ऑफ रैशनल नंबर में कन्वर्ज नहीं करेंगे। इसी तरह लेकिन R आपके पास कंप्लीट है, यानी कि इसकी जो सुपर स्पेस R है वो कंप्लीट है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हम पढ़ चुके हैं वो है डेंस की, कि Q जो है वो R के अंदर डेंस है। मींस कि अगर हम सेट Q का कुलैयर लें तो वो आपके पास R बन जाता है। तो हमें पता है कि अगर किसी भी सेट का कुलैयर लें वो उसी सेट के जो है ना किसी सेट के सबसेट का कुलैयर लें और वो उस सेट के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि वो सेट जो है वो जो सबसेट है वो इस सेट X के अंदर डेंस सबसेट है, यानी कि इसका कुलैयर लेने से वो सेट आपके पास X जो है इटसेल्फ सेट आ जाता है, इसका सुपर सेट आ जाता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से ये प्रॉपर्टी यूटिलाइज हो सकती है हमारे पास, कि हम हर एक इनकम्प्लीट सेट से कंप्लीट सेट ऑब्टेन कर लें। जिस तरह कि आपके पास यहाँ पे डेंसिटी की प्रॉपर्टी है कि Q तो इनकम्प्लीट है लेकिन इसकी जो सुपर स्पेस R है वो कंप्लीट है, और Q जो है वो आपके पास डेंस है कि Q का हम कुलैयर लेते हैं तो हमारे पास R के इक्वल आ जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम सिमिलरिटी वे अप्लाई करते हुए एक कंप्लीट स्पेस जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर ए कन्वीनियंट प्रिसाइज फॉर्मुलेशन वी यूज द फॉलोइंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स व्हिच आल्सो हैव द वेरियस अदर एप्लीकेशंस, के बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हमें मिल जाती हैं इसकी बदौलत कि हम एक कंप्लीट स्पेस जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ये दो रिलेटेड डेफिनेशंस के कंसेप्ट जो हैं वो बड़े यूजफुल हैं। कौन से? सबसे पहले हमारे पास आइसोमेट्रिक मैपिंग्स के बारे में, कि कब हम कहते हैं कि जो मैपिंग है वो आइसोमेट्रिक है। सपोज करते हैं X हमारे पास एक मीट्रिक, एक सेट नॉन एम्प्टी सेट X है, D इसके ऊपर एक मीट्रिक डिफाइन है, X टिल्डा एक और सेट है और D टिल्डा इसके ऊपर एक मीट्रिक डिफाइन है। यानी कि हम कह सकते हैं X एक मीट्रिक स्पेस है जिसके ऊपर D एक मीट्रिक है, X टिल्डा एक मीट्रिक स्पेस है जिसके ऊपर D टिल्डा एक मीट्रिक स्पेस है। देन अब हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं T, जो कि सेट X के एलिमेंट्स को X टिल्डा के ऊपर मैप करती है, इस तरह से कि आपके पास द डिस्टेंस इन D टिल्डा इज प्रिसाइसली सेम एज द डिस्टेंस इन द D। यानी कि अगर हम कहें कि कोई मैपिंग T जो है वो आपके पास आइसोमेट्रिक होती है, कब? जो एक सेट X को X टिल्डा पे मैप करे, कि आपके पास T जो है वो डिस्टेंस प्रिजर्व करे, डिस्टेंस प्रिजर्व such that कि for all xy belongs to the X, the distance of xy is same as the D tilde, the distance in D tilde of Tx Ty। यानी कि अगर आपके पास ये इक्वालिटी आ जाती है कि X और Y को मेजर करें X के अंदर, डिस्टेंस X के अंदर, यानी कि मीट्रिक D है जहां पे, तो आपके पास सेम वही रिजल्ट आए उस मैपिंग T के लिए भी, जो कि आपके पास X टिल्डा स्पेस में डिफाइंड है, जहां पे हम मेजरमेंट D टिल्डा से करते हैं, और वहां पर भी आपके पास dx और dy का डिस्टेंस इन द D टिल्डा में सेम आ जाए। तो हम कहते हैं कि आपकी ये जो मीट्रिक है T ये डिस्टेंस प्रिजर्विंग है, और हम ऐसी मैपिंग को आइसोमेट्रिक मैपिंग कहते हैं, या हम कहते हैं कि T एक आइसोमेट्री है जो X से X टिल्डा पे ऊपर है। X T और Y T जो है वो इमेजेस हैं X और Y के, ऑब्वियसली के आपके पास X T जो है वो इमेज है X का और Y T जो है वो इमेज है Y का। तो हमारे पास यहाँ पे आइसोमेट्री ऑफ ए मैपिंग T फ्रॉम X टू द Y इज द distance preserving property, that is for all xy D tilde of Tx Ty is equal to the D of xy। ये अगर हमारे पास होल्ड करे तो हम कहते हैं कि आपके पास मैपिंग जो है वो आइसोमेट्री है। अब हम आइसोमेट्रिक स्पेसेस को अगर हम डिस्कस करें, व्हाट अबाउट द आइसोमेट्रिक स्पेसेस? द स्पेस X is said to be isometric with the space X tilde if there exists a bijective, that is one-to-one and onto isometry of X onto X tilde. The space X and X tilde are then called isometric spaces। यानी कि आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं जिनके ऊपर
दो मीट्रिक डिफाइंस हैं, एक के ऊपर x है तो एक के ऊपर x टिल्डा है, यानी कि x सेट के ऊपर x सेट के ऊपर d मीट्रिक डिफाइन है, x टिल्डा के ऊपर d टिल्डा मीट्रिक डिफाइन है। अगर आपको एक मैपिंग T मिल जाती है जो आइसोमेट्रिक है, जो डिस्टेंस प्रिजर्विंग है, तो हम कहते हैं ये स्पेस x जो है वो y के आइसोमेट्रिक हैं। आपके पास इसमें इंपॉर्टेंस बात ये है कि वो जो मैपिंग है वो बाइजेक्टिव मैपिंग हो, वो मैपिंग एज वेल एज 1 1 और ऑन टू भी होनी चाहिए आइसोमेट्री होने के अलावा, यानी कि x ऑन टू x टिल्डा हो और 1 1 और ऑन टू इसका होना जरूरी है। तब हम कहते हैं कि वो दो स्पेस जो हैं वो आपस में आइसोमेट्रिक हैं। अब आइसोमेट्रिक में हमारे पास इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें ये दो स्पेसेस के दरमियान सिमिलरिटी प्रोवाइड कर देती है कि एक बाइजेक्शन मैपिंग है। आप भले ही यहाँ पे जो डिस्टेंस फाइंड करते हैं, जो कन्वर्जेंस फाइंड करते हैं, जो कॉशिनेस देखते हैं, वही आपके पास दूसरी स्पेस में भी है, क्योंकि एक मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है एक स्पेस से दूसरी स्पेस पर कि जो डिस्टेंस यहाँ पर है वही डिस्टेंस इसके मुताबिक यहाँ पर है, जो कन्वर्जेंस यहाँ पे है वही कन्वर्जेंस यहाँ पे है, जो कॉशिनेस यहाँ पे है वही कॉशिनेस यहाँ पे है। तो इससे हमें ये मिल जाता है कि आपके पास एक स्पेस पे आपके पास काम करने के बाद हम अगर दूसरी स्पेस पे काम करें तो बजाय ये कि हमारे स्पेस को डिफरेंटली देखते फिरें, हम किसी एक स्पेस पे काम करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इमेज प्रिजर्विंग सेम वहां पर हमें मिल जाती है। और इस तरह से हम ना बहुत सारी स्पेस को आपस में इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि आर स्क्वायर और स्पेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान एक आइसोमेट्री है, क्योंकि आप एक यहाँ पे एक मैपिंग T डिफाइन कर सकते हैं जो आर स्क्वायर से C के ऊपर है, जो 1 1 भी होगी मैपिंग और ऑन टू भी होगी, और वो आइसोमेट्री प्रिजर्व करेगी कि जिस तरह से आप आर स्क्वायर में डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं उस तरह ही डिस्टेंस आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मिलेंगे। तो आपके पास ये एक आइसोमेट्री है, ये हमें बताती है कि आप बजाय डिस्टेंस या आप कन्वर्जेंस या आप कॉशिनेस ऑब्टेन करते हैं किसी एक स्पेस के अंदर, तो वही आपके पास सेम लॉ जो है वो आप सेकंड स्पेस में भी होल्ड कर लेते हैं। तो इस तरह हम बहुत सारी स्पेसेस को इक्विवेलेंटली देख सकते हैं, वहां पे उनकी प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं, उनका एक बेहतर तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आइसोमेट्रीज क्या आपको देती है। हिंस आइसोमेट्रिक स्पेसेस मे डिफर एट मोस्ट बाय द नेचर ऑफ देयर पॉइंट्स बट are distinguishable from the viewpoint of metric. In a viewpoint of metric, देखिए अब आपके पास एक मीट्रिक D है, एक D टिल्डा है, हो सकता है कि वो मीट्रिक सेम हो, या हो सकता है यहाँ पे आपके पास X में जो D है that is something else from the X टिल्डा में आप जो D टिल्डा ले रहे हैं। तो इस तरह हम दो डिफरेंट काइंड ऑफ मीट्रिक्स को भी हम कंसिडर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हाउ दे आर परफॉर्मिंग। हम इनको एनालाइज कर सकते हैं, हम इनकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं और इनकी डिफरेंट एप्लीकेशंस को अप्रिशिएट कर सकते हैं। अब मोर ओवर इन एनी स्टडी इन विच द नेचर ऑफ ए पॉइंट डज नॉट मैटर, वी मे रिगार्ड द टू स्पेस एज आइडेंटिकल as two copies of the same abstract spaces. अब दो abstract spaces को हम एनालाइज कर सकते हैं जहां पे हमारे पास डिस्टेंस प्रिजर्विंग वे है कि यहाँ पर डिस्टेंस आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, वहां पर हम डिस्टेंस किस तरह से देखते हैं, तो हमें सेम कॉपी मिल जाती है। यानी कि आइसोमेट्री का दूसरा मतलब एक कॉपीनेस होना है कि आपको एक ही कॉपी मिल जाती है। हम कह सकते हैं आर स्क्वायर 2 डायमेंशनल है, स्पेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये भी आपके पास 2 डायमेंशनल है, इसमें भी रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स हैं। अगर आप दोनों को ड्रॉ करके देखें तो आपको ये लगेगा कि ये दोनों एक तरह की कॉपीज हैं। अब इंपॉर्टेंस बात ये होती है क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है। उसको चेक करने का तरीका हमारे पास क्या है कि हम देख सकते हैं कि क्या एक बाइजेक्शन मैपिंग हमें मिल जाती है जो कि यहां से यहां तक है, जो कि डिस्टेंस सेम प्रिजर्व करती है। जिस तरह आप मेजरमेंट यहाँ पे करते हैं सेम उस तरह की मेजरमेंट वहां पे भी होल्ड करती है। यहाँ पे भले ही आपके पास कोई डी मीट्रिक है, वहां पे उसके करस्पॉन्डिंग कोई डी टिल्डा मीट्रिक है, चाहे वो सेम है या वो दोनों डिफरेंट मीट्रिक्स हैं। तो हम इस तरह से दो डिफरेंट कॉपीज हम स्पेसेस की जो है वो उनको एनालाइज कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वी कैन नाउ स्टेट एंड प्रूव द थ्योरम दैट एवरी मीट्रिक स्पेस कैन बी कंप्लीटेड, कि हम कैसे कोई भी मीट्रिक स्पेस है
उसको कंप्लीट बना सकते हैं। द स्पेस x tilde occurring in this theorem is called completion of the given space x। अब यहां पर आप एक इंपॉर्टेंस बात देखें कि एज एन एग्जांपल Q हमारे पास इनकम्प्लीट है, लेकिन क्या Q स्पेस जो है वो कंप्लीट बनाई जा सकती है? हमें एक बात का तो पता है कि Q इज डेंस इन R, यानी कि Q का क्लियर जो है वो हम लें तो हमारे पास पूरी स्पेस R आ जाती है। तो हाउ वी कैन कन्वर्ट a incomplete space to a complete space? Then this theorem gives us guarantee, this theorem gives us some sufficient conditions that how we can convert a metric space to a incomplete metric space to a complete metric space. That is sometimes called the completion of given space X. What in a completion theorem? For a metric space X, आपके पास X एक मीट्रिक स्पेस है, X एक नॉन एम्प्टी सेट है, D आप इसके ऊपर एक मीट्रिक डिफाइन करते हैं। देयर एग्जिस्ट ए कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। फॉर दिस मीट्रिक देयर एग्जिस्ट ए कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, यानी कि हर मीट्रिक स्पेस X के लिए आपके पास एक X टिल्डा मीट्रिक स्पेस एग्जिस्ट करती है, जिसमें X टिल्डा एक नॉन एम्प्टी सेट है, D आप इसके ऊपर D टिल्डा आप एक मीट्रिक डिफाइन करते हैं और आप कहते हैं कि हर X D के लिए एक X टिल्डा D टिल्डा एग्जिस्ट करती है कि जिसमें एक सब स्पेस W होल्ड करती है। W जो है वो सब स्पेस किसकी है? X आपके पास यहाँ पे हम X कैपा से अगर डिनोट कहें तो हम वी से दैट X कैपा आपके पास X कैप विच इज अ सब स्पेस ऑफ विच हैज अ सब स्पेस W, यानी कि W इस X कैप की सब स्पेस है दैट इज आइसोमेट्रिक विद X, जो कि X के आइसोमेट्रिक है एंड इज डेंस इन X कैप। कि आप अगर W का कोलाइयर लें तो आपके पास क्या आ जाता है? X कैप स्पेस ऑब्टेन हो जाती है। दिस स्पेस X कैप इज यूनिक, ये स्पेस यूनिक होती है एक्सेप्ट फॉर आइसोमेट्रीज, कि अगर आप इसको इसकी जितनी आइसोमेट्रीज मिलें उसके अलावा, आइसोमेट्री का मतलब यही है कि आपके पास कोई एक आपको दूसरी स्पेस मिल जाए जिस पर आप यहां से एक मैपिंग लेते हैं T, जो कि 1 1 और ऑन टू भी है और वो मैपिंग आइसोमेट्री भी है, यानी कि D टिल्डा ऑफ Tx Ty इज सेम एज D ऑफ XY फॉर ऑल XY। तो हमारे पास ये जो है X कैप ये हमेशा एक यूनिक होगी, स्पेस होगी एक्सेप्ट फॉर आइसोमेट्रीज। दैट इज कि इफ X tilde is any complete metric space having a dense subspace W tilde, कि X tilde अगर आपके पास कोई और स्पेस है with X, then X tilde and X cap are isometric, यानी कि अगर आपको कोई और स्पेस इस तरह की मिल जाए जो कि डेंस सब स्पेस है इसके लिए, तो वो X के लिए डेंस है, तो उस सूरत में वो स्पेस जो है वो भी आइसोमेट्रिक होगी X कैप के। जो भी X टिल्डा दूसरी अगर एग्जिस्ट करती है वो सेम होगी। तो यहां पर हमारे पास इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इस थ्योरम का क्या है कि हर मीट्रिक स्पेस X के लिए एक X कैप मीट्रिक स्पेस एग्जिस्ट करती है जिसमें D कैप आपके पास मीट्रिक है उसके ऊपर डिफाइंड, उसके लिए कि यानी कि ऐसी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस एग्जिस्ट करती है जिसका W एक उसका W सबसेट है, सब स्पेस है, उसमें ऐसी सब स्पेस के W डेंस है कि W का आप कोलेयर लेते हैं तो आपके पास X कैप आ जाता है, डेंस है X कैप के अंदर, और ये X कैप जो है वो यूनिक है एक्सेप्ट ऑफ इट्स द आइसोमेट्रीज। अगर इससे मुराद है कि अगर इसके अलावा कोई स्पेस आपको मिलती है जो कि कंप्लीट स्पेस है और इसके साथ कोई और स्पेस मिल जाती है जो आइसोमेट्रिक भी है और उसकी डेंस सब स्पेस W टिल्डा एग्जिस्ट करती है जो आइसोमेट्रिक है X के, देन इस X टिल्डा में और X कैप में आइसोमेट्रिक का रिलेशन होगा कि इनके दरमियान एक आइसोमेट्रिक मैपिंग जरूर एग्जिस्ट करेगी जो 1 1 और ऑन टू होगी, यानी कि X टिल्डा और X कैप जो है ये आपस में आइसोमेट्रिक होंगी, ये दोनों स्पेसेस आइसोमेट्रिक होंगी।
अब हम देखते हैं कि हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। प्रूफ में द प्रूफ इज समवट लेंथ बट स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम थोड़ा सा लेंथी प्रूफ है, लेकिन हम इसको अगर आप स्टेप वाइज देखें तो हम इसको बड़े अच्छी तरह एनालिसिस कर सकते हैं कि हम अपने इस प्रूफ को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट द स्टेप्स फ्रॉम ए टू डी। पहले 2 स्टेप्स हमारे कंस्ट्रक्शन बेस्ड होंगे और अगले 2 स्टेप्स जो हैं वो हम देखते हैं इसमें दीज आर अबाउट द, जो हमारे अगले 2 स्टेप्स होंगे उसमें हम प्रूफ की तरफ फोर्स करेंगे कि हाउ वी कैन प्रूफ द थिंग्स दैट कंप्लीटनेस कैसे है और यूनिकनेस कैसे है। पहले स्टेप में हम कंस्ट्रक्ट करते हैं एक स्पेस एक्स टिल्डा, यानी कि गिवन हमारे पास एक्स डी है, एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है, ये एक स्पेस है, डी इसके ऊपर एक मीट्रिक डिफाइन है। हम एक कंस्ट्रक्ट करते हैं एक्स टिल्डा स्पेस, एक्स कैप कह देते हैं एक्स कैप, और डी इसके ऊपर जो है डी कैप मीट्रिक है इस स्पेस के ऊपर। अब इसके साथ ही हम 20 स्टेप में देखेंगे एन आइसोमेट्री टी, जो कि कहां से एक्स कैप के ऊपर मैप होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यानी कि एक्स से डब्ल्यू पे मैप होती है, जो कि 1 भी है, ऑन टू भी है, और ये आइसोमेट्री है। और दूसरी बात कि हमने देखना है कि डब्ल्यू आपके पास जो है वो डेंस है, कि द कोलेयर ऑफ डब्ल्यू इज डब्ल्यू कैप, ये डेंस है एक्स कैप के अंदर। देन वी प्रूव दैट द कंप्लीटनेस ऑफ दिस एक्स कैप, के एक्स कैप आपके पास कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। कंप्लीटनेस हम जब प्रूव करते हैं वी आर फेमिलियर दैट हाउ वी आर प्रूविंग दैट सम स्पेस इज कंप्लीट। उसके लिए जरूरी होता है कि हम ये शो करें कि इस स्पेस के अंदर हर आर्बिट्रेरी काशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करता है एक्स कैप के अंदर ही, यानी कि एक्स कैप के अंदर अगर हम कोई भी आर्बिट्रेरी काशी सीक्वेंस लें तो वो इसी स्पेस के अंदर दोबारा से कन्वर्ज करेगा, तो इससे प्रूव हो जाएगा कि ये स्पेस हमारी कंप्लीट है। हम ये स्पेस एक्स कैप को कंप्लीट प्रूव करेंगे। और फिर डी स्टेप के अंदर हम यूनिकनेस को स्टडी करेंगे, यूनिकनेस ऑफ एक्स कैप, यानी कि एक्स कैप जो है वो यूनिक स्पेस है, ऐसी कि इसकी एक डेंस सब स्पेस है जो कि एक्स के आइसोमॉर्फिक है, यानी कि एक आपके पास आइसोमेट्री मैपिंग टी एग्जिस्ट करती है जो कि बाइजेक्टिव भी है, और जो आपके पास जो डब्ल्यू है वो डेंस भी है। यूनिकनेस ऑफ एक्स कैप के बाद फिर हम देखते हैं कि अगर आपके पास हाउ एक्सेप्ट फॉर आइसोमेट्रीज, यानी कि अगर कोई और आपके पास एक्स टिल्डा स्पेस एग्जिस्ट करती है कि जिसकी सब स्पेस जो है वो डेंस सब स्पेस एक्स के आइसोमॉर्फिक है, तो हम ये शो करेंगे कि वो एक्स कैप के भी इस एक्स कैप के वो एक्स टिल्डा जो है वो आइसोमेट्रिक होगी। तो हम आते हैं पहले पार्ट ए की तरफ, इसमें कि हम कंस्ट्रक्ट करते हैं एक्स कैप स्पेस को, यानी कि एक्स कैप विद हैविंग सम मीट्रिक एक्स टी। कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्स कैप विद मीट्रिक एक्स टी, लेट xn and xn cap be Cauchy sequences in x। हम x के अंदर कोई Cauchy sequences लेते हैं, देन डिफाइन करते हैं कि xn सीक्वेंस p to be equivalent to xn डैश या xn प्राइम। हम कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान एक इक्विवेलेंट रिलेशन है। इक्विवेलेंस का रिलेशन हम ऐसे कहते हैं कि कब ये 2 सीक्वेंसेस आपस में इक्विवेलेंट होंगे, जब आप इन दोनों की कन्वर्जेंस देखेंगे तो वो दोनों की पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस सेम होगी। फॉर इंस्टेंस के वी से दैट xn इज इक्विवेलेंट टू xn टिल्डा इफ द लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी d ऑफ xn कैप इज इक्वल टू द 0। हमारे पास 2 कॉशी सीक्वेंस हैं स्पेस x के अंदर जो कि आपस में इक्विवेलेंट हैं इन द सेंस के दोनों की कन्वर्जेंस xn और xn टिल्डा का जो डिस्टेंस है whenever n tends to infinity it is equal to the 0। लेट करते हैं हमारे पास के x कैप
be the set of all equivalence classes x cap, y cap and so on of a Cauchy sequences thus obtained। कि हमारे पास x cap be the set of all equivalence classes ले लेते हैं, जिसमें हम शो करते हैं कि equivalence classes किस तरह की हैं, x cap, y cap up to so on of Cauchy sequences जो हमने ऊपर ऑब्टेन किए हैं इन्हीं Cauchy sequences के लिए। वी राइट xn एक सीक्वेंस ले लेते हैं x कैप में जो कि इक्विवेलेंस क्लासेस, आपके पास एक इक्विवेलेंस क्लास है, टू मीन दैट कि xn इज अ मेंबर ऑफ x कैप, कि इस सीक्वेंस जो है ये मेंबर है कि वो x कैप आपने जो सिलेक्ट किया है उसके जितने भी पॉइंट्स हैं उनसे आप एक सीक्वेंस xn लेते हैं। xn क्या है, x कैप जो है वो आपके पास एक रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ द क्लास x। हर क्लास का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। यहाँ पे x कैप जो है वो ऐसे तमाम पॉइंट्स, ऐसी तमाम कलेक्शन का रिप्रेजेंटेटिव है जो कि xn बनाती हैं। और yn जो है इसी तरह से एक सीक्वेंस है y कैप के अंदर, और जो कि y कैप जो है एक आपके पास इक्विवेलेंस क्लास है। आप हर सेट को ना इक्विवेलेंस क्लास में, यानी कि उससे जो रिलेटेड एलिमेंट्स हैं उनकी फॉर्म में शो कर सकते हैं। यानी कि जिस तरह आप 0 to 4 कंग्रुएंस क्लासेस में बना सकते हैं कि 0, 5, 10 ये इक्विवेलेंट हैं सारे के सारे, इनका आपके पास एक पूरा का पूरा सेट बन जाता है जिसे हम x कैप से डिनोट करते हैं या 0 कैप से डिनोट करते हैं। 1 कैप में 1, 6 आपके पास आ जाता है, 11 आ जाता है, यानी कि अंडर मॉड्यूलो 5 के जो 5 के साथ मॉड्यूल करते हैं उन सब की कलेक्शन ले लें तो आपके पास एक 1 कैप में आ जाते हैं 1, 6, इसी तरह 11, 16, और 2 कैप जो है उसके अंदर हम सपोज कलेक्शन ले लेते हैं 2, 7, 12, 17 अप टू सो ऑन, और इसका रिप्रेजेंटेटिव 2 कैप को बना देते हैं, यानी कि ये तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। 3 कैप के अंदर हम एलिमेंट ले लेते हैं 3, 8, 13, 18, 23 अप टू सो ऑन, हर 5 की डिफरेंस के साथ ये आपके पास इसका रिप्रेजेंटेटिव 3 कैप बना लेते हैं। 4 और चौथा 4 का अगर हम रिप्रेजेंटेटिव 4 है जिसके अंदर आपके पास कलेक्शन मौजूद है इक्विवेलेंस क्लासेस की, दैट इज द 4, 9, 14, 19, 24, 29 अप टू सो ऑन। तो हम यहाँ पर 5 के एडवाइजर्स के लिए ना 5 मॉड्यूलों की 5 जो है वो बना लेते हैं क्लासेस, 0 कैप, 1 कैप, 2 कैप, 3 कैप, 4 कैप। इसी तरह से हम यहाँ पर भी x कैप के लिए ना कुछ क्लासेस डिफाइन कर लेते हैं जिसमें x कैप भी मौजूद है, y कैप अप टू सो ऑन, किसके अंदर, कैपिटल X कैप के अंदर। ऑफ Cauchy सीक्वेंसेस दस ऑब्टेन्ड, कि आपके पास वो जो Cauchy सीक्वेंस की एक कलेक्शन आती है वो एक में मौजूद है, दूसरी में, तीसरे में अप टू सो ऑन, इस तरह से हम इसमें ले लेते हैं। यानी कि xn जो है वो आपके पास तमाम x कैपा की कलेक्शंस हैं, ऐसे मेंबर्स जो कि जिनका रिप्रेजेंटेटिव आपके पास x कैप है। yn जो है वो बिलोंग करता है सीक्वेंस y कैप को, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल y कैप के एलिमेंट्स की जितनी भी इसके अंदर मौजूद हैं। तो अब यहां पर नाउ वी सेट d कैप जो है चूंकि x कैप के एलिमेंट्स के ऊपर डिफाइन है मीट्रिक d जो है, तो यहां पर आपके पास x कैप जो है वो भी देखें तो आपके पास एक इक्विवेलेंस क्लास है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, एलिमेंट्स मौजूद हैं x कैप के, कुछ एलिमेंट्स x कैप के मौजूद हैं, y कैप के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं x कैप के। तो यानी कि x कैप, y कैप अप टू सो ऑन, ये सारे के सारे सबसेट्स हैं हमारे पास x कैप के, कैपिटल X कैप के। तो जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं x कैप के एलिमेंट्स की, तो वहां पर हमारे पास जो मीट्रिक है, चूंकि d कैप मीट्रिक है, तो वी से दैट द d कैप ऑफ x कैप y कैप इज इक्वल टू द लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी d ऑफ xn yn, क्योंकि हर xn जो है वो रिप्रेजेंट करता है द एलिमेंट्स ऑफ xn जो है वो एलिमेंट्स किसके हैं, x कैप के, yn एलिमेंट्स हैं y कैप के। तो यहाँ पे d कैप का रिलेशन जो है वो d के साथ क्या है कि d कैप ऑफ x कैप y कैप इज द लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी d ऑफ xn yn। यहाँ पर हमने जो सीक्वेंसेस लिए हैं वो Cauchy सीक्वेंसेस हैं हमारे पास xn और xn कैप,
हम यहाँ पे देख चुके हैं एक्स एन जो है वो कलेक्शन है एक्स कैप के एलिमेंट्स की, वाई एन कलेक्शन है वाई एन कैप की। वी शो दैट दिस लिमिट एग्जिस्ट। अभी हमें इसकी लिमिट की एग्जिस्टेंस का नहीं पता कि आपके पास ये जो लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी हम लेते हैं क्या ये एग्जिस्ट करती है, यानी कि इट्स मीन कि आप एक्स कैप और वाई कैप के एलिमेंट्स का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं अंडर द मीट्रिक डी कैप। उसके लिए हम इसकी लिमिट की एग्जिस्टेंस को पहले प्रूव करते हैं। वी हैव, अगर हम डी डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई एन देखें तो बाय ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी व्हेनेवर वी अप्लाई ट्वाइस टाइम, तो हम यहाँ पे एक्स एम ऐड कर दें, वाई एम ऐड कर दें, यानी कि डी ऑफ एक्स एन वाई एन इज लेस देन इक्वल टू द डी ऑफ एक्स एम प्लस डी ऑफ एक्स एम वाई एम प्लस डी ऑफ वाई एम एक्स एन। वी हैव, हम यहाँ से ये ऑब्टेन कर सकते हैं कि whenever we just subtract d of x m y m on the right hand side, यहां से अगर हम दोनों तरफ से इवन अगर सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें से, तो we obtain that from the above equation कि d of x n y n minus d of x m y m is less than equal to the d of x n y n y x m plus d of y m YM, और आपके पास ये यहाँ पे फॉर्म बन जाएगी। अगेन अगर हम N और M का रोल इंटरचेंज करें तो हमारे पास यहाँ से ऑब्टेन हो जाती है जस्ट कि D ऑफ एक्स एम वाई एम माइनस डी ऑफ एक्स एन वाई एन इज लेस देन इक्वल टू द डी ऑफ एक्स एन प्लस डी ऑफ वाई एन वाई एम। और फिर अगर हम उन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास एक मॉड की प्रॉपर्टी जो कि हम देख चुके हैं कि इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि x मॉड इज लेस देन इक्वल टू द y मींस कि माइनस y इज लेस देन इक्वल टू द x मॉड इज लेस देन इक्वल टू द y। तो आपके पास यहां से भी आप ये इनइक्वालिटी को दोबारा से रिस्टोर करके वी कैन अटेन द मॉड ऑफ डी एक्स n y n minus d of x m y m absolute is less than equal to the d of x m plus d of y n y m y n। ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 से डिनोट कर लेते हैं। अब सिंस हमारे पास ये दोनों सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस हैं हमने लिए हुए हैं, सो वी कैन टेक द राइट साइड एज स्मॉल एज वी प्लीज, कि हम यहाँ पर राइट हैंड साइड पर लिमिट ले लें। ये कॉशी सीक्वेंस है, वन कैन से दैट इज समथिंग लेस देन एप्सिलॉन। तो यह अगर हम लिमिट लें तो कॉशी सीक्वेंस में ये भी कन्वर्जेंस टू जीरो है, ये भी कन्वर्जेंस टू जीरो है व्हेनेवर m and n goes to the zero, and we conclude that the distance, absolute distance of dxn yn minus d of xm ym equal to the zero आपके पास आ जाएगा whenever nm tends to the infinity। तो हम कह सकते हैं कि उस तरह हम ऑब्टेन कर लेते हैं कि लिमिट n tends to infinity of d of x n y n is equal to the limit n tends to infinity d of x m y m। क्योंकि मीट्रिक हमारे पास कंटिन्यूस होती है, हम लिमिट दोनों तरफ डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी कि लिमिट में भी ये लॉ है कि लिमिट ऑफ f प्लस g इज द लिमिट ऑफ f प्लस लिमिट ऑफ g। तो लिमिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिजर्विंग होती है, तो आप इसको दोनों साइड पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट द लिमिट इन टू एग्जिस्ट बिकॉज r इज कंप्लीट। अब r आपके पास कंप्लीट है तो आपके पास ये जो लिमिट 2 है वो एग्जिस्ट कर जाती है, कि आपके इसका मतलब ये है कि एक्स एन वाई एन की अगर लिमिट लें तो एक्स एम और वाई एम की लिमिट आपके पास आ जाती है। और r चूंकि कंप्लीट है तो, और हमारे पास यहाँ पे कलेक्शन ऑफ जो है एलिमेंट्स, यहाँ पे मॉड की में कौन से एलिमेंट मौजूद होते हैं, जब हम डिफरेंस लेते हैं तो डिस्टेंस के बाद जो आपके पास एलिमेंट्स आते हैं वो r के एलिमेंट्स आते हैं। तो r चूंकि कंप्लीट है तो इसकी वजह से हमें मिल जाती है कंप्लीटनेस ऑफ, आपके पास इस लिमिट की एग्जिस्टेंस मिल जाती है कि आपके पास ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। वी मस्ट ऑल्सो शो दैट लिमिट इन टू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पर्टिकुलर चॉइस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, कि आप जो इसके मल्टीपल रिप्रेजेंटेटिव ले लें उन सब के लिए इसकी जो लिमिट है
वो इंडिपेंडेंट है। इनफैक्ट इफ एक्स एन आपके पास और एक्स एन स्टार जो हैं ये आपस में इक्विवेलेंट हैं, और वाई एन और वाई एन टिल्डा जो हैं ये भी आपस में इक्विवेलेंट हैं। अगर इक्विवेलेंट है देन बाय वन, अगर हम दोबारा से उसी को यूज करें, वही लिमिट की जो हमने जिस तरह से डिफाइन किया है, तो वी कैन से दैट कि आप इसी तरह जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है इसको ट्वाइस अप्लाई करके और एक्स एन टिल्डा का जो एक्स एन प्राइम का जो रोल है उसको इंटरचेंज करके आप ऑब्टेन कर सकते हैं द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डी ऑफ एक्स एन वाई एन माइनस डी ऑफ एक्स एन बार वाई एन बार absolute is less than equal to the d of xn bar plus d of yn bar। अब यहाँ पर हम कह चुके हैं कि ये दोनों में इक्विवेलेंट रिलेशन ये है कि the limit n tends to infinity d of xn and xn prime equal to 0 है। इसी तरह yn और yn prime जो हैं ये आपस में इक्विवेलेंट हैं। इट्स मीन दैट the limit n tends to infinity d of yn prime equal to the 0 है, और one can obtain whenever n tends to infinity। तो इस इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड है वो आपके पास tends to 0 हो जाती है, क्योंकि लिमिट लेने से ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये दोनों आपके पास ये जो डिफरेंस है इट्स अ रियल नंबर। तो विच implies the assertion that के you have the limit n tends to infinity d of x n y n is equal to the limit n tends to infinity d of x n bar y n bar, यानी कि इन दोनों की लिमिट सेम है आपके पास। यहां से हम इनको इस रिजल्ट को कंक्लूड कर लेते हैं। अब यहां पे वी प्रूव दैट d cap into is a metric on x bar, कि हमने ये जो d बार हमने ऑब्टेन की है, जो हमने डिफाइन की है, ये डी कैप जो है एक्स कैप के ऊपर ये एक मीट्रिक है। इसको शो करने के लिए हम देखते हैं प्रॉपर्टीज, यानी कि डी बार को हमने जो 2 के अंदर डिफाइन किया हुआ है। फॉर इंस्टेंस के जस्ट वी गो बैक ऑन द 2 के अंदर आपके पास डी कैप ऑफ एक्स कैप वाई कैप इज इक्वल टू द लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी डी ऑफ एक्स एन वाई एन, यानी कि जब भी हम कहेंगे कि डी कैप के अंदर एक्स कैप वाई कैप का डिस्टेंस क्या है, तो वो हमारे पास इक्वल आएगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी डी ऑफ एक्स एन वाई एन। एक बात, यानी कि डी हमारे पास मीट्रिक है, हमने डी कैप को मीट्रिक शो करें तो हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू द 0 है। तो उस वाइज हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि डी कैप ऑफ एक्स कैप वाई कैप इक्वल टू द ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये हमेशा नॉन नेगेटिव डिस्टेंस प्रिजर्व करेगा, क्योंकि डिस्टेंस डी जो है एक्स एन वाई एन के लिए करता है व्हेन एवर एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। लिमिट एग्जिस्ट करती है आपके पास, हम यहाँ पे लिमिट्स को डिस्कस कर चुके हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि आपकी जो मीट्रिक डी है डी कैप, ये M1 यानी कि मीट्रिक की फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव फॉर ऑल एक्स वाई, एक्स कैप वाई कैप बिलोंग्स टू द स्पेस एक्स कैप। और दूसरी बात, एज वेल एज डी ऑफ एक्स कैप वाई कैप इज इक्वल टू द 0, क्योंकि अगर आप डी ऑफ एक्स कैप वाई कैप लेंगे तो वो इक्वल होगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी डी ऑफ एक्स एन वाई एक्स एन, और एक्स एन का डिस्टेंस अगर आप डी के अंदर लें और डी मीट्रिक है तो, और इसमें एक्स एन के साथ चूंकि कॉशी भी होता है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लें तो आपके पास 0 आएगा, और इससे ये ऑब्टेन हो जाता है कि डी कैप ऑफ एक्स कैप इज इक्वल टू 0। नाउ फॉर M3 जो है हम आल्सो सेटिस्फाई हो रही है। उसकी क्या वजह है? M3 जो है वो हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है मेट्रिक स्पेस की, कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू द डी ऑफ वाई एक्स। यहाँ पे आपके पास डी कैप को हम चेक कर रहे हैं क्या ये मेट्रिक है, तो डी कैप ऑफ एक्स कैप वाई कैप देखें तो वो आपके पास इक्वल आती है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी डी ऑफ एक्स एन वाई एन, और हमें पता है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी डी ऑफ एक्स एन वाई एन इक्वल होता है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी डी ऑफ वाई एन एक्स एन, कि आप एक्स एन और वाई एन को इंटरचेंज कर सकते हैं, और जब आप इंटरचेंज करते हैं तो वो इक्वल हो जाता है इक्वल टू द डी कैप ऑफ वाई एन एक्स एन। तो इस तरह हम देखते हैं कि आपके पास ऑलवेज यू ऑब्टेन डी कैप ऑफ एक्स एन, डी कैप ऑफ एक्स कैप वाई कैप इज सेम एज डी कैप ऑफ वाई कैप एक्स कैप, यानी कि डी कैप में जो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी
होल्ड करती है, डी कैप जो है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रिजर्व करती है अंडर द मेट्रिक, तो आपके पास M3 जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। फर्दर मोर यहाँ पर कि आपके पास डी कैप ऑफ, सपोज करते हैं कि डी ऑफ एक्स कैप वाई कैप इक्वल टू द 0 है। इसका मतलब क्या है कि लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी डी ऑफ एक्स एन वाई एन इक्वल टू द 0। तो हम डी चूंकि मीट्रिक है, मीट्रिक में एक्स एन वाई एन की लिमिट 0 होने से मतलब ये है कि आपके पास एक्स एन एंड वाई एन, एक्स एन और वाई एन सेम है। एक्स एन और वाई एन सेम होने से मुराद यहाँ पे कि एक्स एन और वाई एन के दरमियान जो है इक्विवेलेंस रिलेशन मौजूद है। तो इन दोनों की इक्विवेलेंस रिलेशन हमें दे देती है एक्स कैप इक्वल टू द वाई कैप। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि आपके पास जो M2 की प्रॉपर्टी है कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू द 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई, नाउ इट्स आल्सो सेटिस्फाइड बाय दिस डी कैप मीट्रिक। अब हम देखते हैं नाउ फॉर M4 यानी कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ऑफ ए मीट्रिक। क्या D4 जो डी कैप है वो आपके पास M4 यानी कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई करती है कि नहीं? अगर हम डी ऑफ एक्स एन वाई एन लें, चूंकि डी आपके पास एक मीट्रिक है और मीट्रिक जो है वो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है, कि आप इसे लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू द डी ऑफ एक्स एन जेड एन प्लस डी ऑफ जेड एन वाई एन। और अगर हम लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी ले लें, यानी कि आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा लिमिट लेने से, लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी डी ऑफ एक्स एन वाई एन इज लेस देन इक्वल टू द डी ऑफ एक्स एन लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी डी ऑफ एक्स एन जेड एन प्लस लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी डी ऑफ जेड एन वाई एन। और वो लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी से हमारे पास क्या ऑब्टेन होता है, डी कैप ऑफ एक्स कैप वाई कैप इज लेस देन इक्वल टू द डी कैप ऑफ एक्स कैप जेड कैप प्लस डी कैप ऑफ जेड कैप वाई कैप। यानी कि हम देख सकते हैं कि हमारी वो जो डी कैप मीट्रिक है वो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी इस तरह से सेटिस्फाई करती है विद द हेल्प ऑफ मीट्रिक डी। तो इट्स मीन दैट कि हमारी जो मीट्रिक है वो M4 भी सेटिस्फाई करती है, हिंस इट्स प्रूव्ड कि डी कैप इज अ मीट्रिक ऑन एक्स कैप। हमने वो जो मीट्रिक डी डिफाइन की है यानी कि डी कैप ऑफ एक्स कैप वाई कैप दैट इज इक्वल टू द लिमिट्स एन टेंड टू इंफिनिटी डी ऑफ एक्स एन वाई एन, टू इक्वेशन के अंदर वो एक मीट्रिक स्पेस है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट थिंग फर्दर कंस्ट्रक्शन के हमारे पास कोई आइसोमेट्री मैप एग्जिस्ट करे। आइसोमेट्री मैप ऐसी मैप के जो x से w के ऊपर हो, w जो कि सब स्पेस हो x कैप की ना सिर्फ सब स्पेस हो बल्कि डेंस सब स्पेस हो। डेंस से मुराद के w का कोलाइयर लें तो वो आपके पास x कैप की इक्वल आए और आपके पास ये मैपिंग T जो है वो आइसोमेट्री हो। नाउ विथ ईच B बिलोंग्स टू द x, आपके पास मीट्रिक स्पेस x के अंदर अगर हम B लें, वी एसोसिएट द क्लास B कैप बिलोंग्स टू x कैप के हर एलिमेंट B के लिए B कैप की हमें क्लास x कैप में मिल जाती है विच कंटेन्स द कांस्टेंट कॉची सीक्वेंस B1 B। आप यानी कि हर एक B यहाँ पे लें तो आपके पास B कैप आपको एक मिल जाता है, यानी कि रिपीटेशन की भी आप एक कलेक्शन ले लें तो आपके पास एक क्लास बच जाती है जिसका रिप्रेजेंटेटिव आपके पास B है। Thus define a mapping T from set X space X to the W onto the subspace W। W आपके पास एक onto subspace है यानी कि W जो है इक्वल टू TX है और वो सबस्पेस है X कैप में। The mapping T is given by T आपके पास मैपिंग है जो कि हर X के एलिमेंट को W पे मैप करती है कि whenever you apply T on some B तो you obtain some B कैप, यानी कि वो किसका एलिमेंट होगा, W का। B कैप जो है वो आपके पास W का एलिमेंट है। Where अब आपके पास ये जो B है that is B यानी कि हर एलिमेंट B को एक कांस्टेंट की कलेक्शन एक क्लास पे मैप करती है B यानी कि जिसका रिप्रेजेंटेटिव आपके पास B कैप है। तो हम एक सीक्वेंस कांस्टेंट सीक्वेंस B जो है B कैप पर ऑब्टेन कर सकते हैं इस तरीके से। वी सी दैट T इज एन आइसोमेट्री। T आपके पास एक आइसोमेट्री है। कैसे?
we see that T is isometry since 2 becomes simply के D कैप में अगर हम देखें तो आपके पास D कैप अगर B कैप और C कैप के ऊपर अप्लाई करें तो इट्स इक्वल टू द लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n टेंड्स टू इंफिनिटी D ऑफ वही आपके पास x एंड y एंड वहां पे इसकी जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे B और C और लिमिट चूंकि इसमें ये कांस्टेंट सीक्वेंस है कोई n की एलिमेंट आपके पास n जो है टेंड्स टू इंफिनिटी जो है वो कांस्टेंट सीक्वेंस B को ही कन्वर्ज करता है तो इससे आपके पास क्या ऑब्टेन हो जाएगा D कैप ऑफ B कैप C कैप इज इक्वल टू द D ऑफ BC। तो इस चूंकि D मीट्रिक है आपके पास D कैप ही मीट्रिक है D ऑफ BC के दरमियान वही डिस्टेंस है जो B कैप और C कैप के दरमियान डिस्टेंस है D कैप के अंदर, यानी कि D के अंदर जो डिस्टेंस है अंडर द मीट्रिक D जो B और C के एलिमेंट B और C जो कि X के एलिमेंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ही डिस्टेंस X का की सब स्पेस W जो W है जहां के एलिमेंट हमारे पास B कैप और C कैप के दरमियान डिस्टेंस है जो कि D कैप है। ये दोनों आपस में इक्वल आ जाते हैं चूंकि हमारे पास यहाँ पे मैप कांस्टेंट है और हम देखते हैं कि चूंकि डिस्टेंस इक्वल है तो आपको एक आइसोमेट्री मिल जाती है इनके दरमियान। हेयर C कैप जो है वो क्लास है yn की और yn आपके पास एक कांस्टेंट है यानी कि C आप यहाँ पे इस तरह की फॉर्म ले लेते हैं फॉर ऑल n। एनी आइसोमेट्री इज इंजेक्टिव, हमारे पास हर आइसोमेट्री जो होती है वो एक इंजेक्टिव होती है यानी कि 1 प्रिजर्विंग होती है एंड T is a mapping from X to the W is surjective since Tx equal to the W। हमने एक ऑन टू मैप डिफाइन की है सर्जेक्टिव मैप की है तो इसका मतलब है ये आइसोमेट्री आपके पास 1 भी है और ऑन टू भी है तो वी से दैट दिस W एंड X आर आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक कि ये दोनों जो स्पेसेस हैं ये आइसोमेट्रिक हैं कि आपको एक मैपिंग T ऐसी मिल गई कि आपके पास XN कांस्टेंट सीक्वेंस लेने की बदौलत जो T मैप है वो इंजेक्टिव भी है ऑन टू सर्जेक्टिव ऑन टू भी है यानी कि बाइजेक्टिव मैपिंग हमें मिल गई और वो सिमेट्रिक है यानी कि डिस्टेंस अगर आप x टिल्डा के अंदर लेते हैं x कैप के अंदर लें तो वो वही आता है जो डिस्टेंस इन x y के आपके पास है x कैप और y कैप के लिए है। तो इससे ये ऑब्टेन हो जाता है कि वो आपके पास जो W स्पेस है एंड x आर आइसोमेट्रिक। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन जो हमने ली थी वो हमने ऑब्टेन कर ली। अब पार्ट C के लिए हम आते हैं लेकिन उससे पहले वी आर टू शो दैट कि W इज डेंस इन x कैप। क्या W आपके पास x कैप के अंदर डेंस है, मतलब कि W का कोलाइयर लें तो x कैप के इक्वल आता है। इसके लिए हम शो करते हैं इसके लिए कि क्या W डेंस है। वी कंसिडर एनी x कैप इन कैपिटल X कैप। स्पेस के अंदर हम x कैप इसका एक एलिमेंट लेते हैं जो कि हमें पता है कि हम इसमें एक जो है ना एक पूरी क्लास लेते हैं तमाम एलिमेंट्स की जो कि एक सीक्वेंस प्रिजर्व करती है। तो अब इक्विवेलेंट क्लास की जो के लिए लेट xn जो है वो एलिमेंट है इस क्लास का, यानी कि तमाम जो आपके पास इक्विवेलेंट एलिमेंट हैं वो x का कैप के वो एक xn सीक्वेंस जो है वो ऑब्टेन करते हैं। फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर इज n such that d of xn yn is less than epsilon by 2। चूंकि हमारे पास ये स्पेस जो है x अब W एक सब स्पेस है, हम इसके अंदर कोई कॉची सीक्वेंस ले रहे हैं तो हर कॉची सीक्वेंस में हमारे पास क्या होता है d of xn एंड d of कैपिटल xn जो है x एंड कैपिटल n का जो डिस्टेंस है वो हर एप्सिलॉन के लिए जो है उससे लेस होता है। तो एप्सिलॉन बाई 2 भी हमें एक ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके लिए इसका डिस्टेंस d ऑफ एक्स एन का और d ऑफ x कैपिटल N का लेस देन होगा एप्सिलॉन बाई 2 से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू द कैपिटल N। अब हम लेट करते हैं, लेट x कैपिटल N की एक कलेक्शन ले लेते हैं xn कैप के अंदर। तो देन xn कैप बिलोंग्स टू द W, ये एलिमेंट आपका W का हिस्सा होगा और बाय 2 यानी कि जहां पे हमने मीट्रिक डिफाइन की है कि क्या डिस्टेंस होगा D कैप के अंदर xn का और x कैप का और x कैप n का, दैट इज इक्वल टू द लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी
डी ऑफ एक्स एन एंड एक्स एन कैपिटल एन, तो हम लिख सकते हैं दैट इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2 विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन। तो इससे ये ऑब्टेन हो जाता है कि आपका दिस शोज दैट के एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ द आर्बिट्रेरी एक्स कैप बिलोंग्स टू द कैपिटल एक्स कैप, यानी कि एक्स कैप जो कैपिटल एक्स कैप है कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू, हिंस डब्ल्यू इज डेंस इन एक्स। इससे क्या मुराद हुआ कि आप के पास ये स्पेस कंप्लीट है कि आप कोई सीक्वेंस लेते हैं इस स्पेस एक्स के अंदर, एक्स कैप के अंदर, तो डब्ल्यू के अंदर एक आपको के पास सीक्वेंस जरूर मौजूद होगा जो इस के एक्स कैप को कन्वर्ज करेगा। तो उससे हम ये ऑब्टेन कर लेते हैं कि डब्ल्यू का कोलाइयर लें तो हमारे पास एक्स जो है एक्स कैप इट सेल्फ आ जाता है। तो वी कंक्लूड कि जो स्पेस आपके पास है, जो स्पेस W है सब स्पेस, वो एक्स में एक्स कैप में डेंस है, यानी कि वी से W इज अ डेंस सब स्पेस ऑफ स्पेस एक्स कैप। नाउ टू प्रूव दैट द कंप्लीटनेस ऑफ एक्स कैप, के एक्स कैप जो है वो आपके पास कंप्लीटनेस प्रिजर्व करती है कि हमने जो कॉशी सीक्वेंस लें वो इसी स्पेस के अंदर ही कन्वर्ज करता है एक्स कैप के अंदर। हम सपोज करते हैं कोई आर्बिट्रेरी सीक्वेंस लेकर, लेट एक्स एन कैप बी एनी कॉशी सीक्वेंस इन एक्स कैप, कैपिटल एक्स कैप। सिंस W is a dense subspace of x cap, for every x n cap there is a z n cap belongs to W। आपके पास एक W n जो है जेड एन कैप जो है डब्ल्यू के अंदर लाजमी एग्जिस्ट करेगा सच दैट के डी कैप ऑफ एक्स एन कैप जेड एन कैप इज लेस देन 1/n। चूंकि डब्ल्यू आपके पास इसकी डेंस सब स्पेस है तो आपके पास 1/n के लिए, यानी कि अगर आप कांस्टेंट ले लें या सेम वही टर्म्स इसके अंदर ले लें तो आप एक बड़े आराम से शो कर सकते हैं कि डी कैप ऑफ एक्स एन कैप Zn cap is always strictly less than 1/n. Hence, by the triangular inequality, d cap of Zm cap yn cap is less than equal to the d cap of Zm cap xm cap plus d cap of xm cap yn cap plus d cap of xn cap Zn cap, which is strictly less than 1/n। क्योंकि आपके पास यहाँ पर अगर आप इक्वालिटी नंबर 4 को देखें तो अकॉर्डिंग टू दिस द डिस्टेंस ऑफ Zm cap xm cap इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1/n, प्लस यहाँ पर इनका डिस्टेंस हमें अभी नहीं पता तो हम d cap से ही डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस जो है अकॉर्डिंग टू अगेन 1/4 1/n आपके पास आ जाता है। एंड दिस इज लेस देन एनी एप्सिलॉन, एनी गिवन एप्सिलॉन। अगर हम कोई एप्सिलॉन ले लें तो वो हमें इससे लेस डिस्टेंस गिवन एप्सिलॉन फॉर सफिशिएंटली लार्ज m और n। m और n आप जितने बड़े लेंगे उसके लिए आपके पास ये डिस्टेंस लेस देन होगा। xm आपके पास कॉशी xm कैप कॉशी सीक्वेंस है ऑलरेडी, तो इससे आपके पास ये ऑब्टेन हो जाता है कि Zm कैप भी एक कॉशी सीक्वेंस है। प्रूफ थोड़ा सा लेंथी है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम देख सकते हैं कि इन चारों स्टेप्स को अगर हम फोकस करें तो हम बड़े आराम से कंक्लूजन ऑब्टेन कर सकते हैं। इस तरह के थ्योरम वैसे समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सा एनालिसिस आपका अच्छा हो जाता है। आप देखते हैं कि हाउ द इक्वेशंस आर गोइंग, आप किस तरह से कोई प्रूफ लिखते हैं। जब आप कोई रिसर्च पेपर लिखें या आप कोई और वर्क करें तो आपको ये स्टेप्स जो हैं थोड़ा सा बताते हैं कि किस आपकी डायरेक्शन क्या होती है। उसके लिए आई रिकमेंड यू कि आप प्लीज़ इस तरह के स्टेप्स को फॉलो करें अच्छी तरह से और आप देखें कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग। अब सिंस T इज अ मैपिंग, T इज अ आइसोमेट्री फ्रॉम X टू द W, एक आपके पास आइसोमेट्री है। W M कैप जो है वो ZM कैप जो है वो आपके पास W का सबस्पेस ऑफ X कैप का एलिमेंट है। द सीक्वेंस Zm अभी हमने देखा कॉशी सीक्वेंस है आपके पास, वेयर
जेड एम का अगर टी जो है वो चूंकि इंजेक्टिव है 1 1 ऑन 2 है तो हम टी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हम कह सकते हैं कि जेड एम इज इक्वल टू द टी इनवर्स ऑफ जेड एम कैप। ये भी कॉशी होगा इन एक्स के अंदर, क्योंकि एक्स आपके पास जो है वो एक्स स्पेस जो है इससे अगर आप इसको इन्वर्स लें तो वो इसके अंदर भी कॉशी है, क्योंकि आपके पास टी जो है वो आइसोमेट्री है, 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, आइसोमेट्री भी है, तो इस वजह से हम टी इनवर्स को इस तरह से कह सकते हैं। और जेड एम आपके पास एक कॉशी सीक्वेंस इन एक्स हम ऑब्टेन कर लेते हैं। लेट एक्स कैप बी द एलिमेंट ऑफ कैपिटल एक्स कैप, जो कि एक क्लास है टू विच जेड एम बिलोंग्स, के जेड एम हम कहते हैं कि एक्स कैप को बिलोंग करते हैं। नाउ वी आर टू शो दैट कि ये एक्स कैप इज द लिमिट ऑफ एक्स एन कैप बाय प्रीवियस इक्वेशन नंबर 4। आपके पास इक्वेशन नंबर 4 क्या है कि डी कैप ऑफ एक्स एन कैप वाई जेड एन कैप इज ऑलवेज लेस देन 1 ओवर एन। हम इसे यूज करें और साथ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को, तो हम कह सकते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एन कैप एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू द डी कैप ऑफ एक्स एन कैप जेड एन कैप प्लस डी कैप ऑफ जेड एन कैप एक्स एन कैप, यानी कि हमने जेड एन कैप दोनों में इन्वॉल्व किया, विच इज लेस देन 1 ओवर एन प्लस डी कैप ऑफ एक्स एन कैप एक्स कैप। सिंस जेड एम एलिमेंट है एक्स कैप का, ये एलिमेंट इसी का है, तो सी द राइट हैंड साइड, तो इससे क्या होगा कि आपके पास जेड एन कैप बिलोंग्स टू द डब्ल्यू, ये इसको भी बिलोंग करता है। सो वी हैव कि आपके पास जेड एन जेड एन जेड एन ये लें तमाम एक यानी कि कांस्टेंट कलेक्शन ले लें इनकी, तो वो बिलोंग करती है जेड एन कैप को, यानी कि जेड एन कैप इस क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है। द इनइक्वालिटी नंबर 5 वी हैव कि हम क्या ऑब्टेन कर लेते हैं, यहां से बिकम्स डी कैप ऑफ एक्स एन कैप। अगर हम लिमिट ले लें m टेंड्स टू इंफिनिटी, तो वी ऑब्टेन दैट के डी कैप ऑफ एक्स एन कैप एक्स कैप इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1 ओवर n प्लस लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी d ऑफ जेड एन जेड एम। अब नाउ राइट हैंड साइड इज स्मॉलर देन एनी एप्सिलॉन फॉर सफिशिएंटली लार्ज n, क्योंकि आपके पास जेड एम एक कॉशी सीक्वेंस है 1 ओवर n, अगर आप n टेंड्स टू इंफिनिटी भी ले लें तो वी ऑब्टेन दैट के डी कैप के अंदर आपका ये एक्स एन कैप सीक्वेंस जो है ये एलिमेंट एक्स कैप को कन्वर्ज करता है। तो इससे हम ये ऑब्टेन कर लेते हैं कि आपका ये जो कॉशी सीक्वेंस है एक्स एन कैप हमने जो लिया है अपनी स्पेस के अंदर, ये आपके पास दोबारा से एक्स के अंदर जो लिया है एक्स कैप के अंदर लिया है ये एक्स कैप को कन्वर्ट करता है, और हिंस आर्बिट्रेरी कॉशी सीक्वेंस एक्स एन कैप जो है जो हमने लिया है कैपिटल एक्स के अंदर हैज अ लिमिट एक्स कैप इन एक्स कैप। तो एक्स एन कैपिटल एक्स एन का जो आर्बिट्रेरी कॉशी सीक्वेंस उसी ही स्पेस के अंदर दोबारा से कन्वर्ज करता है। इससे हम ये कंक्लूड कर लेते हैं कि हमारी जो स्पेस एक्स कैपिटल एक्स कैप है ये कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है, जिसके अंदर मीट्रिक क्या है, डी कैप मीट्रिक है, जो हमने स्टेप ए में डिफाइन की थी। तो इस तरह से हम शो कर लेते हैं कि हमारी एक्स कैप जो मीट्रिक है वो कंप्लीट है, यानी कि आपके पास एक्स सेट है। अब आपने एक टी मैपिंग ली है जो एक्स से डब्ल्यू पे जाती है, जो 1 1 और ऑन 2 होने की वजह से डी आपके पास टी एक्स जो है वो डब्ल्यू की इक्वल है, और डब्ल्यू जो कि डेंस है कि डब्ल्यू का कोलेयर लें तो एक्स कैप आता है। अब हम यूनिकनेस देखते हैं। यूनिकनेस को जिस तरह से देखेंगे कि आपके पास सपोज के एक्स टिल्डा भी आपके पास एक टी टिल्डा एक और मैपिंग है जो एक्स से डब्ल्यू टिल्डा पे मैप होती है। डब्ल्यू टिल्डा आपके पास एक और सब स्पेस है दूसरे सेट एक्स टिल्डा की, सच दैट के ये इसके अंदर डेंस है। डब्ल्यू टिल्डा इज डेंस इन एक्स के, डब्ल्यू टिल्डा का कोलेयर लें तो आपके पास एक्स कोलेयर एक्स टिल्डा आपके पास आ जाता है। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस एक्स कैप एंड एक्स टिल्डा। हमारे पास ये रिजल्ट है कि ये हमेशा
जो टी मैपिंग है आइसोमेट्री ये यूनिक होगी, और एक्स जो है टिल्डा या एक्स कैप आपके पास इज अ यूनिक, बट इफ देयर एग्जिस्ट सम अदर स्पेस, तो वो जो दूसरी मैपिंग आपके पास होगी जो आइसोमेट्री होगी, तो एक्स कैप और एक्स टिल्डा हमेशा आपस में आइसोमॉर्फिक होंगी, यानी कि इनके दरमियान भी एक बाइजेक्शन होल्ड करेगी, एक लॉ होल्ड करेगा कि जो एक ऐसी मैपिंग हमें कोई और मिल जाएगी टी प्राइम जो कि एक्स कैप से एक्स टिल्डा पे होगी, जो 1 1 भी होगी, ऑन टू भी होगी और आइसोमेट्री भी होगी। इसके लिए हम स्टेप नंबर 4 पे आते हैं, यूनिकनेस ऑफ एक्स कैप एक्सेप्ट फॉर आइसोमेट्रीज। आइसोमेट्रीज के अलावा यूनिकनेस होल्ड करती है। इफ एक्स टिल्डा डी टिल्डा इज अनदर कंप्लीट मीट्रिक स्पेस with a subspace W tilde that is dense in X tilde and isometric with X. Isometric with X की W tilde का आप को लेयर लें तो आपके पास X tilde दोबारा से आ जाता है, पूरी होल स्पेस कवर हो जाती है। तो and isometric with X, then for any X tilde Y tilde belongs to X, we have the sequences in W tilde के एक्स एन टिल्डा हम ले लेते हैं, वाई एन टिल्डा इसमें ले लेते हैं, सच दैट कि एक्स एन टिल्डा एक्स को कन्वर्ट करता है, वाई एन टिल्डा वाई को कन्वर्ट करता है। हेंस वो जो हमने डी टिल्डा मीट्रिक डिफाइन की है कि डी टिल्डा ऑफ एक्स वाई एक्स टिल्डा वाई टिल्डा दैट इज इक्वल टू द लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी डी टिल्डा ऑफ एक्स एन टिल्डा वाई एन टिल्डा की इक्वल होगा। एंड अगेन बाय ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी एंड द इंटरचेंज रोल ऑफ x tilde and xn, y tilde and yn, we obtain, हम ये कंडीशन obtain कर लेते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ d tilde of xn yn minus d tilde of xn tilde yn tilde is less than equal to the d tilde of xn tilde plus d tilde of yn tilde yn y tilde। और हमें पता है कि हमारा जो xn है टिल्डा वो एक्स टिल्डा को कन्वर्ट करता है, वाई एन टिल्डा वाई टिल्डा को कन्वर्ट करता है। अगर हम लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ले लें तो इससे क्या कंक्लूड हो जाता है कि डी टिल्डा ऑफ एक्स एन टिल्डा वाई एन टिल्डा जो है वो डी टिल्डा ऑफ एक्स टिल्डा वाई टिल्डा को कन्वर्ट करता है, यानी कि इसके जीरो होने का मतलब है ये दोनों आपस में सेम है व्हेनेवर लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी। उससे ये ऑब्टेन हो जाएगा कि डी टिल्डा ऑफ दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू दिस। और चूंकि मीट्रिक हमारे पास कंटिन्यूस होती है उससे हम ये ऑब्टेन कर लेते हैं कि आपके पास के जो सिंस W tilde is isometric with W belong to the X tilde X cap, और W cap का अगर आपको लेयर लें तो X आ जाता है, the distance on X tilde and X cap must be the same, यानी कि इससे का डिस्टेंस और इन एलिमेंट का डिस्टेंस मस्ट बी द सेम होगा। हिंस X कैप एंड X टिल्डा आर आइसोमेट्रिक, यानी कि अगर आपके पास दो डिस्टिंक्ट स्पेसेस आ जाती हैं तो वो हमेशा सेम डिस्टेंस प्रिजर्व करती हैं, उनके दरमियान आपके पास जो है आइसोमेट्रिक आती है, वही मैपिंग डी एग्जिस्ट कर रही है। और मैपिंग डी यानी कि मैपिंग ही हम कहेंगे, मीट्रिक भी एक मैपिंग होती है आपके पास। तो इससे ये कंक्लूड हुआ कि आपके पास जो एक्स और एक्स टिल्डा हैं ये आपस में आइसोमेट्रिक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी स्पेस एक्स के साथ दो आपको ऐसी मैपिंग मिल जाती हैं, एक एक्स कैप और एक्स टिल्डा, तो एक्स कैप और एक्स टिल्डा जो हैं वो आपस में ऑलवेज आइसोमेट्रिक होंगी। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं रिगार्डिंग दिस कि किस तरह की प्रॉब्लम्स हम अब सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज द कंप्लीटेशन ऑफ एक्स डी, कि एक्स डी की कंप्लीटेशन क्या होगी, वेयर एक्स इज द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू द एब्सोल्यूट ऑफ एक्स माइनस वाई, यानी कि आपके पास ये मीट्रिक है, एक्स जो है स्पेस ऑफ रैशनल नंबर्स है, स्पेस ऑफ रैशनल नंबर्स है एक्स, जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। अगर आप गौर करें इस थ्योरम पर तो ये थ्योरम हमें कहता है कि जो हमने अभी प्रूव किया, जिसका कंप्रिहेंसिव सा प्रूफ हमने देखा, इट्स टेल अस कि आप हर इनकम्प्लीट स्पेस को कंप्लीट स्पेस बना सकते हैं। आपके पास एक आइसोमेट्री मैपिंग टी भी एग्जिस्ट करेगी जो x से w पे होगी, w डेंस होगा उस दूसरी स्पेस पर, ठीक है।
और आपको इस तरह से आइसोमॉर्फिज्म मिल जाता है, वो स्पेस कंप्लीट भी होगी, ये सारी चीजें। तो आप देखें, अगर आप इस क्वेश्चन का सिर्फ आंसर दें कि व्हाट इज द कंप्लीशन ऑफ एक्स डी, एक्स आपके पास क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो हमें पता है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के लिए रैशनल नंबर क्यू, क्यू का कोलाइडर लें तो आपके पास क्या आता है, सेट एक्स, एक्स क्या है, आर, यानी कि आर इज सेपरेबल क्योंकि आपके पास इसका क्यू डेंस सबसेट है आपके पास। तो व्हाट इज द आंसर, आप इसमें एनालाइज कर सकते हैं कि क्यू के लिए आपके पास आर जो है इसकी कंप्लीटेशन है, कि अगर आपने क्यू को कंप्लीट करना है तो क्यू का कोलाइडर लेंगे तो आपके पास आर आ जाएगा। तो आपके पास इसके लिए सेट जो है ना, इस केस में अगर आप एक्स कैप कहते हैं, दिस एक्स कैप मस्ट बी द सेट आर, क्योंकि आर के अंदर आपको एक सेट डब्ल्यू मिलेगा जो क्या होगा, क्यू इटसेल्फ होगा, या इर्रेशनल नंबर भी आप ले सकते हैं, वहां पर भी आप इसके रिजल्ट को शो कर सकते हैं। ज्यादा बेहतर है इसमें आप आर को ही, आर के लिए क्यू सेट ले लें। क्वेश्चन नंबर 2 में हम कहते हैं व्हाट इज द कंप्लीटेशन ऑफ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस एक्स, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस जहां पे आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू एक्स 0 होता है और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू द वाई वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई हमेशा 1 के इक्वल होता है। इस डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में आपके पास कंप्लीटेशन क्या होगी, आप अगर गौर करेंगे तो आपके पास कंप्लीटेशन ऑफ दिस इज अगेन एक्स, यानी कि इसमें एक्स ही इसकी कंप्लीटेशन है, क्योंकि कंप्लीट मीट्रिक ये आपके पास डिस्क्रीट मीट्रिक है। आपके पास यहाँ पर कॉशीनेस भी देखें और कन्वर्जेंस भी देखें तो आपके लिए के पास पूरा सेट एक्स का होना जरूरी है। वाई आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आपको डिस्क्रीट मैट्रिक्स एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर परफॉर्म करेगी और वहां पर आप देखते हैं कि कंप्लीटेशन ऑफ डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस इज एक्स itself. In problem number 3 we have if x1 and x2 are isometric and x1 is complete then show that x2 is complete. देखें आइसोमेट्रिक कब दो स्पेसेस होती हैं कि एक के अंदर आपके पास डी मेट्रिक है, के अंदर डी टिल्डा है, तो हम कहते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू द डी टिल्डा ऑफ एक्स टिल्डा वाई टिल्डा। अगर x कंप्लीट है, x1 कंप्लीट है तो x2 भी कंप्लीट होगी, क्योंकि जहां पे जो मैट्रिक का स्ट्रक्चर है वो इक्वल है यहाँ पे मैट्रिक के स्ट्रक्चर का। यहाँ की जो कन्वर्जेंस है दैट इज लेस देन एप्सिलॉन, तो यहाँ की भी कन्वर्जेंस आपके पास लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगी। तो यहाँ का जो कॉशी सीक्वेंस है वो वहाँ के जो कॉशी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस है वो आपके यहाँ पे भी कॉशी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस आपको दे देगी। तो इस तरह आपके पास यहाँ का जो x2 में आपने जो कोई x m टिल्डा सीक्वेंस लिया है वो x टिल्डा को कन्वर्ट कर जाएगा x2 के एलिमेंट को। तो इस तरह हम आर्बिट्रेरी कॉशी सीक्वेंस x2 का कन्वर्जेंस उसकी शो कर सकते हैं किसी x टिल्डा एलिमेंट को जो x टिल्डा जो के एलिमेंट है x2 का। तो इस तरह हम कंप्लीटनेस शो कर सकते हैं यहाँ पर x2 की, अगर x1 कंप्लीट है तो, क्योंकि x1 में कंप्लीटनेस है तो x2 में इसी तरह हम आइसोमेट्री की प्रॉपर्टी को देख सकते हैं, हाउ इट इज नाइस एंड हाउ इट कैन शो दैट space of all continuous function defined on closed set 0 1 and space of all continuous function defined on closed set AB are isometric. अब यहाँ पे मैपिंग्स की कलेक्शन है। मैपिंग्स की कलेक्शन के लिए भी अगर आप देखें तो आपके पास एक मैपिंग T हमेशा डिफाइन होगी, ठीक है। T ऐसी मैपिंग जो 0 पर लें तो वो आपके पास ना एलिमेंट आपके पास हर x 0 के लिए आपको यहाँ पे x टिल्डा एक पे लेके आएगी। इसी तरह हर एक के लिए आप जब x 1 पे लेंगे, 1 का एलिमेंट के लिए लेंगे तो वो आपको x टिल्डा b के एलिमेंट के लिए लेके आएगी और आपको एक आइसोमेट्री मिल जाएगी। 1 1 और ऑन टू आप मैपिंग को शो कर सकते हैं। तो इससे आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि x 0 1 क्लोज सेट से आपके पास कोई भी c a b क्लोज इंटरवल पर एक आपको ऐसी मैपिंग T मिल जाती है जो आइसोमेट्री है और 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस रखती है, 1 1 और ऑन टू भी है। इन प्रॉब्लम नंबर 5 लेट x d be ए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, देन अगर x d कंप्लीट मैट्रिक है देन शो दैट x d टिल्डा इज वेयर d टिल्डा इज इक्वल टू द d ऑफ d ओवर 1 प्लस d।
हम ये भी शो कर सकते हैं कि अगर x डी कंप्लीट है तो x डी टिल्डा भी कंप्लीट होगा, यानी कि इस मैट्रिक अगर कोई मैट्रिक डी कंप्लीट है तो डी टिल्डा भी कंप्लीट है। अब देखिए हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई करके बड़े आराम से ये कंक्लूजन जो है वो शो कर सकते हैं कि कॉशी सीक्वेंस अगर कोई भी x लेते हैं जो डी मैट्रिक के तहत आपके पास हमें मिल जाता है, डी मैट्रिक के तहत वो कन्वर्ज करता है किसी पॉइंट x को जो कि कैपिटल X का है, तो डी टिल्डा के तहत वो सीक्वेंस अगेन उस पॉइंट को कन्वर्ज करेगा। यहाँ पर जस्ट थोड़ी सी शोइंग है, आप इनइक्वालिटी से अप्लाई करके ये रिजल्ट शो कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड आप जो है ना ये शो कर सकते हैं इसमें कि कोई भी आप कॉशी सीक्वेंस लें जो कि कन्वर्ज करता है इसी के अंदर अंडर द मैट्रिक डी, वो डी टिल्डा के तहत भी कन्वर्ज करेगा और उससे आप ये कंक्लूड कर लेंगे कि डी टिल्डा जो है वो आपको वो एक कंप्लीट मैट्रिक परफॉर्म करता है इन अ सेट एक्स और इन अ स्पेस एक्स। तो इस तरह की रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आप स्टडी करके अपना एनालिसिस बैकग्राउंड थोड़ा सा और बेहतर कर सकते हैं। आई होप कि इस लेसन में आपको इनकम्प्लीटनेस के बारे में पता चला, आइसोमेट्री के बारे में पता चला, आइसोमेट्रिक स्पेसेस के बारे में पता चला, और हमने एक लॉन्ग थ्योरम देखा जो कि हमने 4 स्टेप्स में प्रूव किया। बड़ा अच्छा थ्योरम है, आप इसको एनालाइज करें इनकी चीज़ों को, और इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी आप आई होप कि आप अटेम्प्ट करेंगे। आप इसमें यू शुड सिट एंड फोकस ऑन द थिंग्स, जस्ट रीड द टेक्स्ट। आई होप कि आप इन चीज़ों को रियली अप्रिशिएट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब हम इसके बाद नेक्स्ट सेशंस में फर्दर थिंग्स देखेंगे, नॉर्म्स की और मैट्रिक्स के कनेक्शंस को स्टडी करेंगे और उनकी एप्लीकेशंस को भी स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।